महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये। नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य BS शास्त्री अपने YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हमारा देश और संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। और इस स्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार घर पर होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। और मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को घर बैठे सरल संस्कृत व्याकरण का ज्ञान मिल रहा होगा और मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। और मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी साबित हो रही होगी। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सरल संस्कृत व्याकरण टॉपिक के अंतर्गत वर्ण विचार टॉपिक में उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा और हम उसके अंतर्गत 5 उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंता और ओष्ठ, इन 5 उच्चारण स्थानों को पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हैं। और अब हम आगे अपने उच्चारण स्थानानी इस टॉपिक को पढ़ते हुए इसका अगला भाग या इसका अगला प्रकार पढ़ेंगे। और अब हम आगे अपने उच्चारण स्थानानी इस टॉपिक को पढ़ते हुए इसका अगला भाग या इसका अगला प्रकार पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक उच्चारण स्थान इस टॉपिक के अंतर्गत 5 उच्चारण स्थान कंठ, तालु, दंता, मूर्धा और ओष्ठ का अध्ययन किया और इनका अध्ययन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे अगला उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो अगला उच्चारण स्थान है नासिका उच्चारण स्थान। और नासिका उच्चारण स्थान में उच्चरित होने वाले वर्णों को या बोले जाने वाले वर्णों को नासिक के वर्ण कहा जाता है। तो नासिका उच्चारण स्थान में जो वर्ण उच्चरित होते हैं या जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें नासिक के वर्ण कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसके सूत्र की। इसके 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य और इसका दूसरा सूत्र है व्यमंगनानाम नासिका। तो इसके 2 सूत्र हैं। पहला है नासिका अनुस्वारस्य और दूसरा है व्यमंगनानाम नासिका। तो हम बात करते हैं कि नासिका उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो बात करते हैं पहले सूत्र के अकॉर्डिंग। तो पहला सूत्र कहता है कि नासिका अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये सूत्र कहता है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नासिका उच्चारण स्थान में अनुस्वार को रखा जाता है। तो इस प्रकार इस सूत्र से हुआ कि नासिका उच्चारण स्थान में अनुस्वार वर्ण को रखा जाता है। और अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की। तो दूसरा सूत्र था इसका
गमंगनानाम नासिका। तो दोस्तों ये सूत्र कहता है कि नासिका उच्चारण स्थान में न्य, म, न, और न, ये पांचों वर्ण रखे जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, अर्थात जो हमने स्पर्श वर्ण में 5 वर्ग पढ़े, उन पांचों वर्गों के पंचम वर्ण को नासिका उच्चारण स्थान में रखा जाता है। तो इस सूत्र से हुआ कि न्य, म, न इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। विद्यार्थियों एक बात और ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि हमने स्पर्श वर्ण के अंतर्गत वर्णों को 5 वर्गों में बांटा था और उन 5 वर्गों के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, ञ ये पांचों वर्ण आते हैं और इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है उनके 2-2 उच्चारण स्थान कहे गए हैं। जैसे यदि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है तो इस न्य को कंठ उच्चारण स्थान में भी बोला जाएगा, अर्थात इसका उच्चारण स्थान कंठ भी होता है और इसका दूसरा उच्चारण स्थान नासिका भी होता है इस सूत्र से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। उनके वर्ग के अनुसार भी उनका उच्चारण स्थान बोला जाता है और गमंगनानाम नासिका इस सूत्र से इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। तो विद्यार्थियों आगे हम बात करते हैं नंबर 7 कंठ तालु उच्चारण स्थान के बारे में। तो अगला है हमारा कंठ तालु उच्चारण स्थान और कंठ तालु उच्चारण स्थान में उच्चरित होने वाले वर्णों को या बोले जाने वाले वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है और इनके लिए सूत्र है एदे तई तो हो कंठ तालु। अर्थात अगला है हमारा कंठ तालु उच्चारण स्थान और कंठ तालु उच्चारण स्थान में बोले जाने वाले या उच्चरित होने वाले वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है और कंठ तालु उच्चारण स्थान के लिए सूत्र है एदंतु हो कंठ तालु। अब हम आगे बात करते हैं कि कंठ तालु उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्णों को रखा जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार ए और आई इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि कंठ तालु उच्चारण स्थान के बारे में और कंठ तालु उच्चारण स्थान में ए और आई इन दोनों वर्णों को रखा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये ए और आई ये पृथक से स्वर या पृथक से वर्ण नहीं है, इन्हें संयुक्त स्वर या संयुक्त वर्ण कहा जाता है। यहाँ हम बात करते हैं कि ए जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई इसका उच्चारण स्थान तालु होता है और ए धन ई इनके संयोग से ए बनता है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु
और ए और ई इन दोनों के मिलने से आई बना, इसलिए संयुक्त रूप से आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु कहा जाता है। तो विद्यार्थियों आगे हम बात करेंगे नंबर 8 कंठोष्ठ उच्चारण स्थान के बारे में। और अगला है हमारा कंठोष्ठ उच्चारण स्थान, और इस स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को या बोले जाने वाले वर्णों को कंठोष्ठी वर्ण कहा जाता है। और कंठोष्ठ इस उच्चारण स्थान का सूत्र है ओदौतुः कंठोष्ठ, अर्थात ये सूत्र कहता है कि कंठोष्ठ उच्चारण स्थान में ओ और औ इन दो वर्णों को रखा जाता है। तो विद्यार्थियों ये हुआ हमारा कंठोष्ठ उच्चारण स्थान। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कंठोष्ठ उच्चारण स्थान में उच्चारित होने वाले वर्ण या इस स्थान से बोले जाने वाले वर्णों को कंठोष्ठी वर्ण कहा जाता है, और इसका सूत्र है ओदौतुः कंठोष्ठ, अर्थात ओ और औ इन दो वर्णों को इस स्थान में रखा जाता है। अभी हमने बात की उच्चारण स्थान कंठ तालु के बारे में, उसमें हमने पढ़ा ए और आई वर्ण को। उसमें मैंने आपको अभी बताया कि ए और आई पृथक से या अलग से या स्वतंत्र स्वर नहीं होते और उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ऐसे ही ओ और औ भी संयुक्त स्वर होते हैं। हम बात करते हैं कि ए धन उ, यानी ए वर्ण और उ वर्ण इन दोनों के मिलने से ओ वर्ण बनता है। और यहाँ बात करते हैं ए वर्ण के उच्चारण स्थान की, तो इसका उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं, कंठ होता है, और उ का भी हम पढ़ चुके हैं, इसका होता है ओष्ठ उच्चारण स्थान। तो इस प्रकार इस औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ को मिलाने से कंठोष्ठ होता है। तो ये था हमारा कंठोष्ठ उच्चारण स्थान, और इसमें दो वर्ण आते हैं ओ और औ। और विद्यार्थियों अब बात करते हैं अगले उच्चारण स्थान। तो अगला उच्चारण स्थान है हमारा दंतोष्ठ उच्चारण स्थान। तो अब हम पढ़ेंगे दंतोष्ठ उच्चारण स्थान, और दंतोष्ठ उच्चारण स्थान में उच्चारित होने वाले या बोले जाने वाले वर्ण को दंतोष्ठी वर्ण कहा जाता है। और बात करते हैं दंतोष्ठ उच्चारण स्थान के सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठम। तो विद्यार्थियों दंतोष्ठ उच्चारण स्थान हम पढ़ रहे हैं, और इससे जो वर्ण बोले जाते हैं या इस स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं उन्हें हम दंतोष्ठी वर्ण कहते हैं। और इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वकार अर्थात वह वर्ण, जो ये वह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तो ये हुआ हमारा दंतोष्ठ उच्चारण स्थान, और इसमें केवल एक ही वर्ण वह वर्ण को रखा जाता है। और आइए अब आगे पढ़ते हैं हमारा अंतिम उच्चारण स्थान। तो आगे देखिए हमारा अंतिम उच्चारण स्थान है जीवा मूलम उच्चारण स्थान। तो अब हम पढ़ रहे हैं जीवा मूलम उच्चारण स्थान, और इस उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले या बोले जाने वाले वर्णों को जीवा मूलीय वर्ण कहा जाता है। तो जीवा से बोलने
या बोले जाने वाले वर्णों को जीवा मूलीय वर्ण कहा जाता है और इसका सूत्र होता है जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। तो अब हम बात करते हैं कि जीवा मूलम इस उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो जीवा मूलम, तो जीवा मूलम उच्चारण स्थान से क और ख इन दो वर्णों को बोला जाता है। किस स्थिति में? जब इनके आगे अर्ध विसर्ग लगा दिया जाए। हम कह सकते हैं कि क और ख इन वर्णों के आगे अर्ध विसर्ग लगा देने से इनका उच्चारण स्थान जीवा माना जाता है। तो ये हुआ हमारा जीवा मूलम उच्चारण स्थान। जीवा मूलम उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले या उच्चरित होने वाले वर्णों को जीवा मूलीय वर्ण कहा जाता है और इसके लिए सूत्र है जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। और ये सूत्र कहता है कि क और ख, जैसे हमने ओष्ठ में पढ़ा था, उपदीयमान प फ, यानी प और फ के जब अंत विसर्ग लगा दिया जाए तो उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। ऐसे ही यहाँ क और ख इन वर्णों के आगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा देने से इनका उच्चारण स्थान जीवा होता है, अर्थात यह दोनों वर्ण जीवा के मूल भाग से बोले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से बाकी शेष बचे हुए उच्चारण स्थान नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम और जीवा मूलम इस उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान के कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम और जीवा मूलम इस प्रकार से इनकी 10 संख्या मानी गई है। और अभी हमने वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत इनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है और अपनी अगली वीडियो में हम वर्ण विचार टॉपिक में ही इनका प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे साथ सरल संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस चैनल संस्कृत दीक्षा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके, सबसे पहले आपको हमारी नई वीडियो मिले। धन्यवाद।